नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट, अंतिम संस्कार उनका हो चुका है। कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब जनता को मिल भी गए हैं। एक बीच में यह भी खबर चल रही थी कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा भी गोवा उनके साथ थी, जो कि झूठ था क्योंकि वो तो स्कूल में थी। ये बात उनके मामा ने भी क्लियर कर दी। पोस्टमार्टम में कई खुलासे हुए हैं और पोस्टमार्टम के आने के बाद, ये होने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या ये वाकई में ही एक मर्डर है, या फिर ड्रग्स का ओवरडोज है, या फिर कुछ और है। सोनाली की मौत के पीछे क्या साजिश है। यही वजह कि गोवा पुलिस ने गुरुवार को सोनाली की अस्वाभाविक मौत के मामले में मर्डर केस जो है उसमें उसको तब्दील कर दिया है। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो दो लोग जो इस साजिश के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, क्या उन पर आरोप हैं और इस मामले में कौन सी धाराएं हैं, और ये मामला क्या सिर्फ उन दो लोगों तक ही है। सोनाली की मौत के पीछे साजिश की बू पहले दिन आ गई थी, जिसका खुलासा पुलिस को दी गई उस तहरीर में किया गया जो खुद सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने गोवा में अंजुना पुलिस थाने में दी थी। उस तहरीर में दो लोगों पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे, जबकि तस्दीक अब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट भी कर दे रही है जिस बात की, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें चोट के निशान भी हैं, जहर की बातें भी कही जा रही हैं, जिसमें कहा गया सोनाली के जिस्म पे चोट थी, उसका शरीर मौत के बाद नीला पड़ गया था। तो ये नीला पड़ गया है, ये अपने आप में एक चीज अलग आई है। इस मामले को लेकर फोरेंसिक टीम केमिकल जांच भी कर रही है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक जो है फाइनल नहीं आई है। सोनाली के भाई ने तहरीर में उन दो लोगों का पर्दाफाश किया जो इस साजिश में सबसे बड़े आरोपी बताए गए हैं। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर वासी। रिंकू ढाका की तहरीर में सोनाली फोगाट के यौन शोषण और संपत्ति पे कब्जा करने की साजिश के अलावा उसके पीछे जो नाम है वो सुधीर और सुखविंदर का बताया। यहां तक इन दोनों पर ही हत्या का आरोप भी लगा है। बीते बुधवार को सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने अंजुना थाने में जो एसएचओ थे उनको संबंधित 4 पेज की तहरीर दी थी, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे। 2019 में सोनाली से मिले थे सुधीर और सुखविंदर। यहीं से कहानी शुरू होती है। पुलिस को दी गई तहरीर में रिंकू ने लिखा था कि 2019 में सोनाली आदमपुर विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। तब कार्यकर्ता के तौर पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर उनसे मिले थे। इसके बाद सुधीर ने सोनाली के पीए के तौर पर काम करना शुरू किया। सोनाली सुधीर और सुखविंदर पर भरोसा करने लगी। उसके बाद कहानी पलट रही है। जब सुधीर पीए के तौर पे काम करने लगा तो कुछ समय बाद उसने सोनाली के घर पे काम कर रहे उसके जो नौकर थे, कुक थे, सबको हटा दिया। वो खुद सोनाली के लिए खाने का इंतजाम करने लगा। रिंकू ने तहरीर में लिखा कि 3 महीने पहले उनके पास सोनाली का फोन आया था। उसने बताया था कि सुधीर ने उसके खाने में खीर दी थी, जिसके खाने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो काम नहीं कर रहे हैं। जब इस बारे में सुधीर से पूछा गया तो उसने गोलमोल जवाब दिया था। तहरीर में यह भी लिखा कि सोनाली अपना सारा लेन देन, कागजी कार्रवाई पीए होने के नाते सुधीर के माध्यम से करती थी। वो सुधीर के लायक किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन भी कर देती थी। 22 अगस्त 2022 की शाम उनकी बहन सोनाली फोगाट ने अपने छोटे जीजा अमन पूनिया को फोन करके जानकारी दी थी कि सुधीर ने उसे के खाने में कुछ मिला दिया है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बेचैनी और घबराहट हो रही है। सोनाली ने अमन से कहा कि 2021 में संत नगर हिसार में उसके घर में जो चोरी हुई थी वो सुधीर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। इस बारे में वो हिसार लौटकर पुलिस को बताएगी और सुधीर को कड़ी सजा दिलवाएगी। अब इस पूरे मामले में फोन कॉल जो हैं उनके ट्रेस किया जाए, रिकॉर्ड निकाले जाए, तो ये बात साफ हो जाएगी कि रात को कोई बात हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो वो बात भी सामने आ सकती है। तहरीर के मुताबिक सोनाली ने अपने जीजा अमन को बताया कि 3 साल पहले सुधीर सांगवान ने उनके घर पर खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था और सोनाली के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसने एक अश्लील वीडियो भी बना लिया था, जिससे वायरल करने की धमकी देकर वो सोनाली को ब्लैकमेल किया करता था। वो सोनाली से अपने कहे अनुसार काम करवाता था। उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर सुधीर सांगवान सोनाली के साथ दुष्कर्म करता रहा और किसी को कुछ भी बताने पर वीडियो वायरल की धमकी, राजनीतिक करियर समाप्त, फिल्मी करियर समाप्त, ये धमकी भी दिया करता था। सुधीर सांगवान के दबाव में सोनाली फोगाट ने अपने परिवार और दोस्तों के बीच बातचीत करना बंद कर दिया था। यहां तक कि सोनाली के दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागजात, एटीएम कार्ड, घर की सारी चाबियां भी सुधीर सांगवान के पास थी। इसके बाद सोनाली ने फोन पर अपने जीजा अमन से कहा था कि सुधीर और सुखविंदर उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, और अचानक फोन कट गया था। रिंकू ने आगे यह भी लिखा था कि उसी रात सोनाली ने मां से भी बातचीत की थी। उसने अपनी मां को बताया था कि सुधीर ने खाने में कुछ मिलाया, जिसके बाद उसके शरीर में बेचैनी और घबराहट हो रही है, शरीर कमजोर हो रहा है। 23 अगस्त 2022 की सुबह करीब 8 बजे उनके बड़े भाई वतन के पास सुधीर सांगवान का फोन आया
कि आपकी बहन सोनाली फोगाट शूटिंग के दौरान उसकी मौत हो गई है। जो सूचना पाकर परिवार के सदस्य गोवा पहुंचे और जब पहुंचे तो कहानी कुछ और निकली, क्योंकि ना तो वहां कोई शूटिंग थी और ना ही पहले शूटिंग का कोई प्रोग्राम था। रिंकू ने यह भी लिखा है कि बहन ने उन्हें चंडीगढ़ में रुकने का प्रोग्राम बताया था, ना कि गोवा में रुकने का। अब सुधीर सांगवान और सुखविंदर मिलकर उनकी बहन सोनाली फोगाट की हत्या करके संपत्ति हड़पने और राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, ये बातें उन्होंने कही है। रिंकू ढाका की तहरीर के अनुसार जो है पुलिस अंजुना थाने में महज एक अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद सोनाली के परिवार वाले नाखुश थे और उस मामले में पोस्टमार्टम होने के बाद अब इस मामले को 302 और 34 के तहत जो है मामला केस दर्ज किया गया है। 302 सीधा सा है, इसमें कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगती है। हत्या का दोष साबित होने पर उम्र कैद और जुर्माना होता है। आईपीसी 34 की धारा क्या है? इसके अनुसार जब कई लोग समान इरादे से कोई अप्राकृतिक कृत्य करते हैं यानी क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक जो व्यक्ति है वो इसके लिए जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। और इस काम को अंजाम अकेले जिसने दिया उस पर 34 लगाए जाने की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें में, जैसे किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होना, आपराधिक गतिविधि में एक से अधिक लोगों का लिप्त होना, अपराध करने का सभी लोगों का इरादा एक समान होना, आपराधिक गतिविधि में सभी आरोपियों की भागीदारी होना और सजा। तो ये चीजें अभी तक सामने आ रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि जिस तरीके से बार बार बयान बदले गए, जो बातें हो रही हैं कि रात को तबीयत बिगड़ी, फिर बोले सुबह तबीयत बिगड़ी, 6:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में कुछ और दिखाई दिया है, फिर ड्रग्स का ओवरडोज बताया गया, पहले खाने में तकलीफ बताई, फिर हार्ट अटैक बताया गया, शरीर नीला पड़ा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट भी आई है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो उलझे हुए हैं। फिलहाल दोनों आरोपी गोवा में हैं। इस पूरे प्रकरण में क्या कोई राजनीतिक साजिश भी है, इसके सवाल अब आने वाले वक्त में पता चलेंगे। मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के, उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कह दिया है कि वो तैयार हैं। अगर परिवार उन्हें लिखित रूप में देगा तो सीबीआई जांच इस मामले की होगी।